ठीक है। तो गुड आफ्टरनून। नए सिरे से हम लोग आज ज्योग्राफी के कुछ नए टॉपिक पर बात करेंगे और उस टॉपिक के अंतर्गत आज हम लोग देखेंगे समुद्र विज्ञान वाले क्षेत्र को। पर यहाँ तक देखने से पहले हम आप लोग से सिर्फ ये जानना चाह रहे हैं कि अगर लास्ट क्लास तक कोई कन्फ्यूजन रहा हो तो उस कन्फ्यूजन को दूर कर ले पहले, ठीक है। हाँ, अच्छा, वो जनरली ऐसा क्वेश्चन बीपीएससी में नहीं आता है कि कौन सा डिपोजिशनल है और कौन सा ये अपर्दन है, इरोजनल है, ठीक है। जनरली ऐसा बहुत कम स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछे गए हैं और हम एक सीक्वेंस से ही सबको बताते चले गए थे। सिर्फ अलग अलग ये कंडीशन में जरूर हम बता दिए थे कि कौन से पवन वाले हैं, कौन से जल वाले हैं, कौन से कास्ट हैं, ठीक है। तो ये दोनों को हम अलग जानबूझ के नहीं किए थे और अगर अलग करना हो तो फिर उसे दोबारा हर चीज को बताना पड़ेगा, ठीक है। अभी हम जो बताते कास्ट स्थलाकृति जो दिखाते चलेंगे उसमें आप जिसे ऐड करना चाहें वहां पर ऐड कर लीजिएगा, उतने को हम वही बताते चले जाएंगे, ठीक है। ये देखिए हम लोगों ने बताया, हमने बताया था गंगा, ये नदी वाले क्षेत्र में गॉर्ज, कैनियन, ये दोनों जो स्थलाकृति है ये इरोजनल है, ठीक है। अपर्दन हो रही है इसकी, गॉर्ज, कैनियन, और ये मियांडर जिसे हम लोग हिंदी में विसर्प कहते हैं, ठीक है। सबसे बेहतर एग्जाम्पल हमें मिलता है कोलोराडो नदी यूएसए के आधार पे। ये जो नदी जो बह रही है यही नदी है कोलोराडो। ये नदी है, ये जो पानी का सोर्स आ रहा है ये नदी को दिखला रहा है और ये बहुत ऊंचा हिस्सा है इसी का, ठीक है। तो इसी कंडीशन पे हम लोग देखते हैं ये सारे की सारी जो स्थलाकृति हैं, और ये जो स्थलाकृति है मियांडर वाला स्थलाकृति जो है ये कुछ हद तक डिपोजिशनल और इरोजनल दोनों होती हैं। क्यों? वो इसलिए दोनों होती हैं कि दोनों में कंडीशन क्या होता है, देखिए ये, ठीक है, नजर आ रहा है ये। इस कंडीशन में देखिए स्थलाकृति को कि जब ये नदियां कोई एक रास्ते से गुजर रही है, ठीक है, जब नदियां जो एक रास्ते से गुजर रही है तो जहां पर उसे कर्व मिलता है वहां पर वो अपने कुछ न कुछ जो प्रोडक्ट होते हैं या जो उनके मलबा होते हैं उस मलबे को वो निक्षेपित कर देती है और इसी निक्षेपन के आधार पे उनके मार्ग जो है वो पहले विसर्प यानी सर्प के चाल के जैसे होती है। अगर दूर से देखे तो लग रहा है कि सांप का चाल इसी टाइप का होता है ना, आगे बढ़ता जाता है और बाद में फिर कभी यही अलग होना होगा तो इसी रास्ते ये दोनों आपस में मिल जाएंगे और फिर ये दोनों अलग हो जाएंगे। और यही एग्जाम्पल आपको यहाँ देखने को मिल रहा है मियांडर में कि कभी नदी का रास्ता ऐसे फ्लो होकर के ऐसे घूम रहा था और अब ये बैक वाटर के रूप में आ गया है, नदी फिर से अपना उसी पुराने रास्ते पे जा रही है और अब ये नदी के सोर्स से साइड हो चुकी है। अब इसमें लग रहा है कहीं से नदी मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। भविष्य में इसके साथ भी ऐसा ही स्थिति हो सकता है जो दूसरा बन रहा है, ठीक है। तो ये मियांडर का एग्जाम्पल होता है और ये निक्षेपणात्मक मतलब अपर्दन और निक्षेपण दोनों प्रोसेस से ये बनते हैं और जनरली इनका निर्माण तब होता है जब नदियां अपने लगभग युवा प्रौढ़ा अवस्था और वृद्धा अवस्था, ठीक है, मतलब सेकंड स्टेज और थर्ड स्टेज के बीच वाले चरणों में होती हैं। क्योंकि पूरी तरह से जब वो वृद्धा अवस्था फेज में पहुंचती है तो मलबों को पूरी तरह से सिर्फ निक्षेपित ही करती है, आगे बढ़ाने में वो सक्षम नहीं होती है। और जब वो युवा अवस्था से प्रौढ़ा अवस्था में पहुंचती है, मतलब फर्स्ट स्टेज से सेकंड स्टेज में जब पहुंच रही है, तो चूंकि फर्स्ट स्टेज में हम लोग देखे थे कि वो युवा अवस्था में है और सेकंड स्टेज में जो वो है वो प्रौढ़ावस्था में जब आ रही है यानी मैदानी भाग में जब प्रवेश कर रही है, तो मैदानी भाग में प्रवेश करने के दरमियान में हम अलग अलग स्थलाकृति देख रहे थे उसके, जिसमें बाढ़ का मैदान वगैरह की स्थलाकृति भी देखे थे, ठीक है। तो ये सब जो स्थलाकृति हैं उसी आधार पे ये डेवलप हो रहे हैं और उसी कंडीशन में हम लोग देखते हैं कि अलग अलग स्थलाकृति है। अगर आप इसे लिखना चाहें तो लिख भी सकते हैं इन चीजों को। इसके साथ ही साथ जो पवन वाली स्थलाकृतियां थी, ठीक है, पवन वाली जो स्थलाकृतियां थी, पवन वाली स्थलाकृतियों में हमने बहुत सारे स्थलाकृति बताया था। ये वही स्थलाकृति है जिसे हम लोग छत्रक शिला या मशरूम कहना चाहें तो मशरूम कह सकते हैं। ये पवन द्वारा निर्मित स्थलाकृति है, ठीक है। और ये अपर्दनात्मक ये भी है क्योंकि ये कठोर चट्टानें थी तो इसका अपर्दन नहीं हुआ, इसके नीचे मुलायम चट्टानें थी, वो अपर्दित होकर के एक सिर्फ छाता के शेप में रह गया,
ठीक है। इसके अलावा अगर हम इसकी बात करें तो ये देखिए, ये जलप्रपात वाला हिस्से है जिसको मैंने ऑलरेडी बता रखा था कि ऊपर में कठोर संरचनाएं होती हैं, उसके नीचे सॉफ्ट संरचनाएं, सॉफ्ट रॉक होते हैं, और वही यहाँ है भी, हार्ड रॉक, सॉफ्ट रॉक। और जैसे जैसे इसके पानी की सतह नीचे गिर रही है, ये धीरे धीरे गड्ढे बन रहे हैं, पानी आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर की अलग संरचनाएं जलप्रपात बनती है। अगर हम इसी को छिपरिका वाला हिस्से में बोले थे कि जब ये परत किस प्रकार है, हॉरिजेंटल है, ठीक है, अगर यही परत वर्टिकल रहता तो एक कठोर एक मुलायम, एक कठोर एक मुलायम, ऐसी संरचना होती। ठीक है, तो जो कठोर चट्टाने हैं वो सॉफ्ट रॉक की तुलना में बहुत कम कटती या कम अपरदित होती। तो इस प्रकार की असलाकृति जो उबड़ खाबड़ लिए हुए रहती है, जिसे हम लोग छिपरिका कहते हैं। ठीक है, इसके अलावा और अगर हम बात करें, डेल्टा आप लोग जान पहचान में है ही, मिले भी होंगे डेल्टाओं से। इसके अलावा ये भी डिपोजिशनल लैंडफॉर्म है जो पवन के द्वारा निर्मित असलाकृति है। जब पवन चलती है मरुस्थलीय क्षेत्र में जनरली ये देखने को आपको मिलेंगे। ठीक है, इसके अलावा डिपोजिशनल फॉर्म में ही हमने हवा से निर्मित एक असलाकृति बताया था, बरखान। और यह बरखान भारतीय मरुस्थल, जिसे थार मरुस्थल कहते हैं, उसमें भरपूर मात्रा में मौजूद है, हमेशा मिलेगी। और ये उसके बनने की प्रक्रिया है बरखान की। ठीक है, और जब बरखान जो बनता है वो हम ऑलरेडी असलाकृति में आप लोग को दिखा चुके थे बनता कैसे है। और उसके साथ ही साथ ये जो असलाकृति है बरखान वाले, जब सपोज इसका एक कोई भी कॉर्नर निकल के बाहर आ गया, अगर इसी एक कॉर्नर को उठाएंगे तो आपको ये नजर आएगा, जिसे हम लोग सीफ कहते हैं, जो हम लास्ट क्लास में बरखान के बारे में बता रहे थे कि अगर बरखान का कोई भी एक एरिया आगे की ओर डेवलप हो गया और सपोज कभी वो बरखान से अलग हो गया या फिर डेवलप ही इतना हुआ जो कि वो सीफ का आकार करे, तो उसे हम लोग सीफ कहेंगे, मात्र इतना सा एक तरफ का अगर हम बरखान वाला एरिया को ले तो। ठीक है, इसमें भी कुछ एक्स्ट्रा नहीं है। ये जो लैंडफॉर्म डेवलप हुए, इसी लैंडफॉर्म के आधार पे ये देखिए पूरे बरखान को दिखाया गया है कि हवा किस प्रकार चल रही है और वो हवा के डायरेक्शन से कैसे ये बरखान का निर्माण हो रहा है। ठीक है, और यही अगर एक यहाँ के स्ट्रक्चर को उठा लें तो जो बरखान से अलग होगा उसे हम लोग सीफ कहेंगे। ठीक है, अभी कुछ दिन पहले भारतीय मरुस्थल में जो बरखान की आकृति है ये चर्चा में रही थी। चर्चा में वही रही थी कि जो क्लाइमेटिक कंडीशन है, जो हवाएं जो बहुत तीव्र चल रही हैं, जिसके कारण कहीं पर बरखान की असलाकृति समाप्त हो रही है, कई जगह जो ऑलरेडी बने हुए थे। तो इसीलिए न्यूज में ये सब चीजें आते रहती है। तो शायद आयोग का दिमाग चला जाए तो डायरेक्ट पूछ ही ले कि बरखान किससे बनने वाली असलाकृति है। बहुत फेमस क्वेश्चन भी है और पहले के एग्जामों में ऑलरेडी आए भी हैं। अगर उसमें भी ज़्यादा परेशान करने के मूड में आएगा तो फिर यही पूछेगा कि भाई अपर्दनात्मक है या निक्षेपणात्मक है। तो ये कौन सा है? निक्षेपण हो रहा है, यहाँ पर डिपॉजिट हो रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो ये डिपोजिशनल स्टेज के स्ट्रक्चर हैं या लैंडस्केप है। ये सब एशिया वाले हिस्से में हम लोग देखेंगे। चलिए आज एक दो पॉइंट नोट कर लीजिए, क्योंकि आज हम लोग जलधारा वाले चैप्टर पर आएंगे और प्रयास करेंगे तीनों जो ओशियन हैं, उस तीनों ओशियन मतलब अटलांटिक महासागर, प्रशांत महासागर और हिंद महासागर, ये तीनों महासागर के जलधारा कंप्लीट हो जाए। ठीक है, तो ये समझिए कि जलधारा अगर चल रही है तो जलधारा की उत्पत्ति कैसे हो रही है। कुछ तो कारण रहा होगा जलधारा की उत्पत्ति के। ठीक है, क्या सोच रहे हैं जलधारा की उत्पत्ति के कारणों में? कोई जानकारी है? देखिए, एक तो जलधारा की उत्पत्ति के लिए सिर्फ अगर सबसे सिंपल अगर कारणों में हम बात करें तो अपने आसपास में कोई तालाब देखे होंगे और बहुत तेज जब हवा चली होगी तो उस हवा में
पानी में छोटी मोटी लहरें उत्पन्न हो रही होगी और जिस डायरेक्शन में भी हवा चल रही होगी उसी डायरेक्शन में। ठीक है, तो ये हमने छोटा सा एग्जाम्पल की बात किया छोटे जगह पे। यहाँ पर हवा का डायरेक्शन अगर आज दाएं से बाएं था तो हो सकता है कभी वो बाएं से दाएं भी रहे, यहाँ पर कि कोई निश्चित लोकेशन तो है नहीं। ठीक है, पर अगर हम निश्चित लोकेशन न रहता है उस आधार पे अगर हम और बात करते हैं, पूरा फिगर नहीं आया है अभी भी, बाकी और फिगर कहाँ से आएगा। बाकी और फिगर नहीं है इस पे, अभी और फिगर लगाना पड़ेगा। ठीक है, सर को बोल दीजिए तब तक लगाएंगे। तो तब तक हम लोग आगे एक पॉइंट को लिखिए जरा, सर को बोल दीजिए जरा और भी फिगर को एडजस्ट कर दें यहाँ पर। सागरीय जलधाराओं की उत्पत्ति। ठीक है, देखिए जलधारा की उत्पत्ति के लिए कई चीजों को जिम्मेदार माना जाता है। और भी जो फिगर था ना सर ओशियन करंट वगैरह का, उसे भी डाल दीजिए क्योंकि मेन क्लास तो उसी पे आना है ना। अच्छा, वहाँ इंपोर्ट इमेज की उत्पत्ति, तो महासागरीय जलधारा की उत्पत्ति के कारण कैसे क्या क्या होते हैं, हम सिर्फ मेन कारण लिखाएंगे, पूरा डिटेल करने की आवश्यकता यहाँ पे नहीं है, समझते चलिए। जैसे पृथ्वी से संबंधित कारक। ठीक है, तो पृथ्वी से संबंधित कारक क्या हो सकते हैं, यानी पृथ्वी जो परिभ्रमण कर रही है, परिभ्रमण करने का मतलब पृथ्वी जो सूर्य की परिक्रमा कर रही है, परिभ्रमण का मतलब यही होता है, और परिक्रमण का मतलब जो अपने अक्ष पे घूम रही है। ठीक है, कोई दिक्कत, परिक्रमण जो अपने अक्ष पे घूम रही है और परिभ्रमण जो पूरे सूर्य की परिक्रमा कर रही है। तो जब परिभ्रमण करती है तो परिभ्रमण करने में होता क्या है कि कंडीशन, ये डायरेक्शन क्या है परिभ्रमण की, ये ऑलरेडी क्वेश्चन पूछा जा चुका है, वेस्ट टू ईस्ट। ये ध्यान रखिएगा, बहुत कॉमन चीज है पर कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं, ईस्ट टू वेस्ट मार के आते हैं मैक्सिमम लोग जानने के बाद भी। ठीक है, तो पश्चिम से पूरब जब आप घूमते हैं, जैसे अगर हम इस गिलास को घुमा रहे हैं, बहुत तेज अगर हम घुमाएंगे, बहुत तेज अगर हम इसको घुमाना शुरू करेंगे तो पानी इस डायरेक्शन में न जाकर के पानी के कुछ ऐसे हिस्से होंगे जो इसके जस्ट अपोजिट घूमना शुरू करेंगे। समझ आ रहा है, हम इसको पश्चिम से पूरब या जिस एक डायरेक्शन में इस तरह से हम इसको घुमा रहे हैं, पर बहुत तेज जब इसको किए तो साइड वाला एरिया तो इसी डायरेक्शन में घूम रहा है, पर बीच का जो इसका एरिया होगा ये जस्ट इसके अपोजिट घूमना शुरू करेगा। ठीक है, यही चीज आगे हम लोग जलधारा में देखेंगे। ठीक है, जैसे अगर हम बात करें अटलांटिक महासागर के उत्पत्ति की, अगर सिर्फ विषुवतीय रेखा की, इसी चलिए इसी को लेते हैं। ठीक है, जहां जहां से अटलांटिक महासागर की स्थिति हमें देखने को मिलेगी, नजर आ रहा है। ठीक है, यहां तक बाकी नाम अभी बताएंगे हम, नाम अगर नहीं भी नजर आ रहा है तो घबराने की जरूरत नहीं है, नहीं तो फिर किसी और को ले लेते हैं, उसमें क्या है, ये ले लेते हैं। ठीक है, ये देखिए विषुवत रेखा गुजर रही है, ऑलरेडी हम पहले क्लास में आप लोगों को बता चुके हैं विषुवत रेखा कितने देशों से गुजरती है। ठीक है, तो विषुवत रेखा जो गुजर रही है, अब ये विषुवत रेखा जब गुजर रही है तो जनरली पृथ्वी दाएं से बाएं घूम रही है, यानी ईस्ट से वेस्ट की ओर क्या जलधारा की उत्पत्ति होगी। और उत्पत्ति कैसे होगी, जब हम क्लाइमेटिक कंडीशन के आधार पे देखें तो सपोज सिर्फ एक हिस्से को हम लेके चल रहे हैं और वो हिस्सा है अटलांटिक महासागर का,
ठीक है। अटलांटिक महासागर का ये वाला जो हिस्सा है, हम सिर्फ अभी इतना सा हिस्से की बात कर रहे हैं जहां से ब्राजील का तट है और ये अफ्रीका का तट है, बस इतना ही की बात कर रहे हैं अभी, ठीक है। यहां से हम मानते हैं कि यहां से उत्पत्ति हुई और इसी हवा के फ्लो के प्रभाव के कारण ये आगे की ओर बढ़ी। इस बार का यूपीएससी का अगर क्वेश्चन आप लोगों ने देखा होगा तो एक क्वेश्चन इसी से रिलेटेड था। अगर एक चीज और भी समझिए, अगर हम इस हिस्से की बात करें तो ये वाला हिस्सा महासागर का पूरब है या पश्चिम है? ये पॉइंट महासागर का पूरब है या पश्चिम है? महासागर का पूरब है, क्योंकि महासागर ये है, ठीक है। इस कॉन्टिनेंट से अगर इसकी तुलना करें तो ये वाला पॉइंट इस कॉन्टिनेंट का ईस्ट है या वेस्ट है? वेस्ट है। इस पॉइंट की बात करें तो ये कॉन्टिनेंट का ईस्ट है या वेस्ट है? ईस्ट है। और इसी पॉइंट की अगर बात करें तो ये ओशियन का ईस्ट है या वेस्ट है? वेस्ट है। बस इतने ही कॉन्सेप्ट के आधार पे इस बार यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है, ठीक है। और शब्दों के जाल में ऐसा फंसाया है कि आधे बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे। अब वो देखिए क्वेश्चन क्या पूछा है, सिंपल लैंग्वेज में वो यह कहा है कि महासागर के पश्चिम हिस्से, ये हो गया महासागर, महासागर के पश्चिम में गर्म जलधारा पाई जाती है, ठीक है। इसके अलावा ये बात किया ये उष्णकटिबंधीय रीजन का, ठीक है। और दूसरा बात किया शीतोष्णकटिबंधीय रीजन का कि महासागर के पूर्व में, मतलब ये वाले हिस्से में गर्म जलधारा पाई जाती है। अगर हम सिंपल उस लाइन को बोले तो, बाकी जितना उसने टेढ़ा मेढ़ा किया है, शब्दों के आधार पे खेल खेला है जो हमेशा खेलता है, इतना ही वो क्वेश्चन पूछना चाहा है बस, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट सही है कि महासागर के पश्चिम में, ठीक है, गर्म या उष्ण जलधारा पाई जाती है, ठीक है। अगर हम इसकी बात करें तो महासागर के पूरब में, मतलब जहां, अब इसी के लिए हम यहाँ पर पवनें कौन सी चलती है? व्यापारिक, तो यहाँ पर व्यापारिक पवन का नाम डाल दिया। यहाँ पर पवनें कौन सी चलती है? पछुआ, तो यहाँ पर पछुआ पवन का नाम डाल दिया, ठीक है। ये उष्ण वाला क्षेत्र था तो यहाँ पर उष्ण साथ में ऐड कर दिया। ये शीत वाला क्षेत्र था, ये शीतोष्ण वाला क्षेत्र था तो वहां पे शीतोष्ण साथ में ऐड कर दिया। इतनी चीजों का कंफ्यूजन है बस। रियलिटी क्या थी कि बस वो यही पूछना चाहे। अब ये समझिए कि यहाँ पर पानी गर्म यहीं पर अधिक क्यों है? अभी हमने बोला कि अगर हवा के प्रभाव से, सपोज हवा इस महाद्वीपीय खंड से समुद्री एरिया की ओर, महासागरीय एरिया की ओर जा रही है, मान लीजिए कि जा रही है, ठीक है। तो हवा जब अपने आगे बढ़ती है और उसे जब कोई अवरोध नहीं मिलता है तो एक निरंतर स्वभाव से वो आगे बढ़ती है। और इसी निरंतर स्वभाव से जब हवा आगे बढ़ रही है तो यहाँ पर के हवा को स्पर्श करते हुए जो जलीय भाग होंगे वो हवा के प्रभाव में आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर का लेयर हवा के प्रभाव में आगे बढ़ेगा। जब हवा के प्रभाव में ये आगे बढ़े तो चूंकि विषुवतीय क्षेत्र है, तापमान यहाँ पे लगातार तीव्र पड़ रहे थे, तो ऊपर की लेयर धीरे धीरे गर्म हो रही थी और अब हम उसे लेकर के आगे की ओर जा रहे हैं। तो जब हम उसे लेकर के आगे की ओर जा रहे हैं तो यहाँ पर की हवा को हम लेके आगे जा रहे हैं तो ये धीरे 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 सारी हवा जो है, यहाँ पर ये पानी जो है वो तो ऑलरेडी गर्म है पर वो हवा के प्रभाव से आगे बढ़ रही है। तो जो यहाँ पर की हवा, पानी जो आगे बढ़ी, तो यहाँ पर के प्रोसेस में क्या होते हैं कि जिस तरह से हम लोग पवन में या वायु में गतिविधि देखते हैं, जैसे क्या देखते हैं, अगर अभी यहाँ पर हम लोग 20-25 लोग हैं, ठीक है, अगर यहाँ पर अभी हम भर दे 150 स्टूडेंट और, ठीक है, एसी बंद और 150 स्टूडेंट, 10 मिनट के बाद स्थिति क्या होगी? सफोकेशन हो जाएगा, ठीक है। और सफोकेशन भी धीरे धीरे आधा घंटा, 45 मिनट, 1 घंटा के बाद सफोकेशन अपने उच्च स्तर पे पहुंचने लगेगा। उसी को हम दूसरे शब्दों में अगर बात करें तो सफोकेशन बढ़ रहा है, यानी यहां पर के टेम्परेचर भी बढ़ रहे हैं, ठीक है। अभी क्लाइमेटिक कंडीशन हमारे अनुकूल है, 20 डिग्री, 22 डिग्री, 23 डिग्री जो भी रहा हो, क्लाइमेटिक कंडीशन हमारे अनुकूल है, हमको किसी भी प्रकार का स्वेटरिंग या पसीना नहीं चल रहा है, गर्मी नहीं लग रही है। पर धीरे धीरे जब ये कंडीशन, तापमान अधिक हुआ, मतलब यहाँ पर सफोकेशन अधिक हुआ, टेम्परेचर बढ़ करके 26 हो गया, 28 हो गया, 30 ही मान लिए, ठीक है। 30 जब टेम्परेचर माने, गर्मी अत्यधिक होने लगी, लगातार सफोकेशन बढ़ रहे थे, ठीक है। उस दौरान आपने गेट खोला,
ठीक है, गेट के बाहर मान लिए कि कोई व्यक्ति खड़ा था, उसे क्या महसूस होगा? इस रूम से जो हवा, जो सफोकेशन होगी, वो तुरंत बाहर निकलेगी प्रेशर के साथ। ठीक है, क्यों निकली प्रेशर के साथ वो बाहर? क्योंकि यहां पर का क्लाइमेटिक कंडीशन या यहां पर का तापमान, मतलब हम लोग ऐसे जज नहीं कर रहे हैं यहां पर मीटर लगा करके, मतलब यहां पर के जो कंडीशन थे, यहां पर का जो तापमान था वो बाहर के तापमान से डिफरेंस था, यानी तुलनात्मक रूप से यहां पर तापमान गर्म था और वहां पर तापमान ठंडा था, और हवा का डायरेक्शन फ्लो क्या होता है? गर्म से ठंडा की ओर। ठीक है, तो जैसे ही गेट खुला, सीधे के सीधे मुझे गर्मी का एहसास जो था, सीधे पवन बाहर निकलना शुरू हुआ, और जो बाहर व्यक्ति थे उन्हें वो भी सोचने लग गए, अरे इतना गर्म कहां से हवा आ गया। ठीक है, ठंडे के दिनों में लगभग हम लोग यही कंडीशन का अनुभव करते हैं, रूम को गर्म बना करके रखते हैं, और जैसे ही बाहर निकलते हैं एहसास हो जाता है। और गर्मी के दिन में इसी का जस्ट अपोजिट करते हैं, जहां पर एसी 24-25 पे भी आवश्यकता है, 16 पे चला के एकदम कूल कर देंगे। ठीक है, और उसके बाद थोड़ा सा बाहर निकलना पड़ गया तो फिर समझ सकते हैं कि कंडीशन क्या होगा। तो जो ये कंडीशन पवन के साथ हो रही है, यही कंडीशन हर एक जगह पर होती है। तुलनात्मक रूप से यहां पर जो पानी के हिस्से होंगे, तुलनात्मक रूप से यहां पर जो पानी के हिस्से होंगे, अगर उसका क्लाइमेटिक कंडीशन चेंज होगा, हो सकता है यहां पर का तापमान हो गया 28 डिग्री, यहां पर का तापमान है 30 डिग्री। ठीक है, तो 28 डिग्री वाला जो तापमान हुआ, और इसमें भी दो तरीके के फ्लो होते हैं वाटर में, एक तो आगे जो बढ़ रहा है सो बढ़ ही रहा है, और दूसरा नीचे से पानी का ऊपर आना। ठीक है, जब हम लोग पानी गर्म करते हैं किसी भी बर्तन में, तो जब हम लोग चूल्हा पे उसको चढ़ा देते हैं तो फ्रीक्वेंसी हमें क्या नजर आती है? अगर हम रियलिटी में देखेंगे तो बूंद 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 करके लगेगा कि एक उसमें चक्र डेवलप हो रहा है, नीचे से ऊपर आ रहा है और फिर ऊपर से नीचे जा रहा है, इस तरह का एक चक्र डेवलप होता है। यही चक्र महासागरीय क्षेत्रों में हमेशा चलते रहते हैं। ये हम बात कर रहे हैं सागरीय सतह के नीचे वाले हिस्से में। अगर हम किसी एक क्षेत्र की बात कर लिए तो ये नीचे का वो हिस्सा है, और ये सागरीय लेयर ऊपर वाला है, जहां पे पानी इस हवा के प्रभाव से एक एरिया से दूसरी एरिया, यानी पश्चिम से पूरब की ओर वो पूरब से पश्चिम की ओर वो मूव कर रही थी। ठीक है, अब जब इस स्थान से जो पानी को लेकर के आगे बढ़ा, यहाँ पर के जो पानी जो ठंडी थी, तो वो ठंडी कहाँ से हुई? तो जो नीचे से पानी ऊपर आ रही है इस स्थान को भरने के लिए, उसके कारण ये ठंडी हुई। फिर से क्लाइमेटिक कंडीशन के कारण ये पानी कुछ समय के बाद गर्म होगी और हवा के प्रभाव से आगे बढ़ेगी, जैसे पहले वाला आगे बढ़ रहा था। तो ये व्यापारिक पवन के दृष्टिकोण से था। इसी प्रकार से पृथ्वी की जो मूवमेंट है, या पृथ्वी को घूरने की जो गति है, उस गति के आधार पे और हवा के चलने की गति के आधार पे विषुवत रेखीय क्षेत्र में विषुवत रेखीय जलधारा की उत्पत्ति होती है। ठीक है, परंतु जिस तरह से अभी हमने गिलास को घुमाया था, जिस तरह से विषुवत रेखा ही तो ये जलधारा की उत्पत्ति हुई, यहां से वो आगे बढ़ा और ब्राजील के तट से जाकर के टकराया। तो जब टकराया ब्राजील के तट से जाकर के, तो यहीं पर इसी टकराहट के कारण कुछ प्रति विषुवत रेखीय जलधारा विकसित होती है। इस तट से टकराएगा और सीधे बैक हो जाएगा अपने पुराने वाले स्थान की ओर। ठीक है, ऑलरेडी प्रति विषुवत रेखीय जलधारा से यूपीएससी 2016 में क्वेश्चन बना चुका है। यूपीएससी बना चुका है प्रति विषुवत रेखीय जलधारा से, इसकी उत्पत्ति के क्या कारण है। ठीक है, और उसमें ए बी सी डी ऑप्शन तो था, ए बी सी डी मतलब डी में ऑल ऑफ देम था, तो वही ऑल ऑफ देम वाला उसका आंसर था। ठीक है, उसमें कारण क्या क्या थे? तो एक तो घूर्णन जो चल रहे हैं, वायु का प्रवाह जो चल ये आगे बढ़े, और उसके बाद टकरा करके जो वापस आना, इसी टाइप का कुछ टर्मिनोलॉजी का प्रयोग किया गया था। ठीक है, तो ये प्रति विषुवत रेखीय जलधारा की उत्पत्ति का कारण है। अब प्रति विषुवत रेखीय जलधारा बोलिए, और जब शुरुआत हुआ था विषुवत रेखीय जलधारा से, ये दोनों जलधारा है किस प्रकार की? ये दोनों जलधारा है किस प्रकार का? नेचर क्या है दोनों जलधारा का? विषुवत रेखा में है तो हॉट ही होगा ना, निश्चित है, गर्म जलधारा, इसमें इतना सोचने की क्या जरूरत है। ठीक है, तो विषुवत रेखा वाले रीजन में हमें ये गर्म जलधारा देखने को मिलती है। और विषुवत रेखा वाले रीजन में अगर हम अटलांटिक महासागर की बात करें, प्रशांत महासागर की बात करें, और या हिंद महासागर की बात करें, तीनों के तीनों महासागर में हमें
जो भी जलधारा की उत्पत्ति विषुवत रेखा क्षेत्र से हो रही होगी वो कंप्लीटली गर्म जलधारा होगी। ठीक है, गर्म जलधारा का कॉन्सेप्ट एक ये भी है कि विषुवत रेखा से उत्पन्न होने वाले जो भी जलधारा होंगे वो तुलनात्मक रूप से या फिर गर्म जलधारा ही होंगे। दूसरा, गर्म जलधारा एक और भी होते हैं जो तुलनात्मक रूप से होते हैं। जैसे समझिए, अभी इसको आगे क्लास में बताएंगे कैसे। सपोज यहां पर हम जलधारा का टेम्परेचर माने थे 28 डिग्री, यहां पर मान लिए 30 से 35 डिग्री विषुवत रेखा के क्षेत्र में है, जलधारा का जमावड़ा हो रहा है, बढ़ता जा रहा है। गल्फ स्ट्रीम है, तटीय क्षेत्र का, कैरिबियन सागर का अनुसरण करते हुए ये अमेरिका के तट से टकरा रहा है। ठीक है, यही अमेरिका का फ्लोरिडा तट है, ये जो हिस्सा है। ठीक है, इसी तट का अनुसरण करते हुए ऊपर गया, लगभग 40 से 45 डिग्री तट का अनुसरण करते हुए जलधारा आगे बढ़ रहे हैं। 40 से 45 डिग्री के पास का क्षेत्र आप देखिएगा तो वहां पर एटलस में मिलेगा न्यू फाउंडलैंड। घबराइए नहीं, आगे बता देंगे। न्यू फाउंडलैंड का क्षेत्र मिलेगा आपको वहां पर। इसी न्यू फाउंडलैंड के क्षेत्र के पास जब ऊपर से आप देखेंगे, ध्रुव के आसपास से देखेंगे, तो ध्रुव के आसपास से जलधारा एक आ रही होगी जिसे हम लोग कहते हैं लेब्राडोर की जलधारा। ये जो है, ठीक है, लेब्राडोर की जलधारा। और ये जो जलधारा है कहां से आ रही है? ध्रुव से आ रही है। तो जब ध्रुव से आ रही है तो कैसी जलधारा होगी? ठंडी जलधारा होगी। ठीक है, और इसको समझने के लिए आप लोग और भी एक एग्जाम्पल ले सकते हैं, और वो एग्जाम्पल है सबसे सिंपल वाला एग्जाम्पल। ठंडा के दिन में नहाने के लिए जो काम करते हैं, नॉर्मली कंडीशन में ठंडे में क्या होता है? पानी की स्थिति काफी ठंडी हो चुकी होती है, बॉडी में नहीं गिरा सकते हैं उसे, तो हम लोग उसे कुछ गर्म पानी मिला के, गीजर का इस्तेमाल करके वैसा कंडीशन डेवलप करते हैं जिससे हम उसे स्नान कर सकें। ठीक है, तो लगभग यही, जब गर्म जलधारा और ठंडी जलधारा ये न्यू फाउंडलैंड के पास मिल रही है, ठीक है, तो उपयुक्त क्लाइमेटिक कंडीशन का विकास होगा। इसीलिए यहां पर न्यू फाउंडलैंड के पास मछली उत्पादन का पूरा बेल्ट डेवलप हुआ है। क्यों? गर्म जलधारा सिर्फ गर्म रहती तो उस गर्म जलधारा का माहौल भी अनुकूल नहीं रहता और मछली का विकास वहां पर नहीं हो पाता। ऊपर में केवल ठंडी जलधारा है, वो केवल ठंडी ही रह जाती, वो भी एडवर्स ही रहती, अनुकूल क्लाइमेटिक कंडीशन को नहीं दर्शाती। पर जब ये दोनों मिल गई, गर्म और ठंडा, तो हमें वही फीलिंग मिलती है जो हम लोग नहाते हैं। फिर वहां पे मछली को भी वही फीलिंग मिल रही होगी। ठीक है, उसे तो लगातार रहना है, आपको तो 10 मिनट में नहा के निकल जाना है और उसे तो लगातार वहीं रहना है। तो गर्म पानी में भी अगर आधा घंटा 1 घंटा रह जाइएगा तो ठंडा लगने लगेगा। ठीक है, और अगर एग्जाम्पल देखना है तो गर्मी के दिन में जब बारिश हुई होगी तीव्र वाली एकदम, और उस बारिश में 1 घंटे भी नहा लीजिए, ठंडापन का असर शुरू हो जाएगा। क्योंकि पूरे गर्मी थे, फिर भी आप 1 घंटा अगर नहा लेंगे तो धीरे धीरे बॉडी तो ठंडा ही होते जा रही है ना। वही कंडीशन यहाँ पर है कि गर्म और ठंडा दोनों जलधारा जहां पे मिल रही है तो क्लाइमेटिक कंडीशन का विकास हुआ। और ये क्लाइमेटिक कंडीशन कुछ ऐसे प्लैंकटन का विकास भी करती है, या ऐसे बोलिए कि कुछ ऐसे घास पदार्थों का विकास करती है। और वो घास पदार्थ एक तरह से देखा जाए तो प्लैंकटन है, और इसी प्लैंकटन को खाने के लिए यहाँ पर मछलियाँ आती है। इसी प्लैंकटन को फाइटोप्लैंकटन भी कह सकते हैं। एक एक टर्मोलॉजी से यूपीएससी ने क्वेश्चन बना रखा है, फाइटोप्लैंकटन हो, प्लैंकटन हो। ठीक है, यहाँ पर मछली का जो बेल्ट है उस बेल्ट का नाम क्या है। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन बने हुए हैं कहाँ पर ये दोनों जलधाराएं मिल रही हैं। ठीक है, अब देखिए जो हम समझाना चाह रहे हैं तुलनात्मक रूप से, ये लेब्राडोर की जलधारा आप लोग देख लिए, ठंडी है। यहाँ पर हम लोगों ने इन दोनों जलधारा को मिला भी दिया, गर्म और ठंडी, ये दोनों जलधारा मिल चुके हैं अभी। ठीक है, परंतु स्टेबिलिटी तो है नहीं, मिले हुए हैं तो बस वहीं पर तो मिले रहेंगे नहीं, अपने प्रकृति के अनुरूप। और ये वही एरिया है 45 से 50 डिग्री 55 डिग्री वाला, जहां पर पछुआ पवन का प्रवाह शुरू हो जाता है। ठीक है, और यही पछुआ पवन के प्रवाह के कारण, चूंकि यहाँ पर की जलधाराएं जो है पछुआ पवन के प्रवाह के कारण अब फिर अपने पूर्व दिशा की ओर मुड़ जाती हैं। पछुआ पवन का डायरेक्शन क्या है? पूरब की ओर चलती है पश्चिम से, तो उसी हवा का अनुसरण करते हुए पूरब दिशा की ओर मुड़ी। ठीक है, पूरब दिशा की ओर मुड़ करके देखिए वो यूरोप के तट के आसपास पहुंच रही है। ये रहा आपका यूरोप का तट। ठीक है, अब यूरोप के तट की ओर
यही जो अटलांटिक महासागर, उत्तरी अटलांटिक महासागर जिसकी हम बात कर रहे हैं, उत्तरी अटलांटिक महासागर की जो जलधाराएं हैं वहां पर एक दो भागों में वो बढ़ जाती हैं। जैसे उसकी एक शाखा जो है वो नॉर्वे की ओर चली जाती है इस डायरेक्शन में, ठीक है, तो उसे नॉर्वेजियन की जलधारा कहते हैं। एक उसकी जो तट है, एक धारा जो है उसके ये उत्तरी सागर की ओर चली जाती है ये हिस्से से होते हुए, तो उसे इरमिंजर की धारा कहते हैं, ठीक है। और जब ये तट पर आई है तो इस तट पर आकर के फिर से वो पुराने वाले अपने जगह पे पहुंचने का प्रयास करती है। क्यों? क्योंकि यही ऐसा भाग था जहां से जलधारा जब आगे बढ़ी थी तो यहाँ पर खाली स्थान निर्मित हुआ था। पर खाली स्थान निर्मित होने का यह मतलब नहीं है कि वहां पे खाली स्थान 2-4 घंटा बना रहा होगा कि ये जो जलधारा गई है यही घूम करके वापस आएगी। ये तो प्रोसेस है ना, प्रक्रिया है, चल रही है। कुछ इस स्थान को भरने के लिए नीचे से जलधारा ऊपर आई थी, जलीय संरचना ऊपर आई थी, और कुछ जो ऑलरेडी किनारी जलधारा मतलब अफ्रीका के तट का अनुसरण करते हुए फिर से अपने उसी एक चक्र को कंप्लीट पूरा करती है, ठीक है। अब देखिए हम क्या बताना चाह रहे थे कि यहां से जो जलधारा की उत्पत्ति हुई जो हमें इस तट पे मिल रही थी ये पूरे के पूरे गर्म थी, ठीक है। इसकी तुलना में यहां पर जब गर्म और ठंडा दोनों मिल रहा है तो इसकी टेम्परेचर इसकी तुलना में कम हुई होगी, ठीक है। गर्म और ठंडा दोनों मिला, इसकी तुलना में ये कम हो गया। जब और अब यहां से ये पूर्व की दिशा की ओर गई होगी, ठीक है, जो हम इरमिंजर की जलधारा की बात कर रहे हैं और नॉर्वेजियन की जो जलधारा की बात कर रहे हैं। अब ये दोनों का क्षेत्र देखिए, नॉर्वे का क्षेत्र पूरे की पूरे ठंडी है, ठीक है। ठंडी से तात्पर्य हो सकता है यहाँ पर टेम्परेचर 5 डिग्री हो, 6 डिग्री हो, 8 डिग्री हो, ठीक है, 2 डिग्री हो। और जो ये जलधारा जो जा रही है ये जलधारा का तापमान तुलनात्मक रूप से 5, 6, 8 की तुलना में क्या होगी? अधिक होगी। इसीलिए इसको तुलनात्मक रूप से गर्म कहा जा रहा है। हो सकता है ये जलधारा अगर आप हाथ डालें तो आपको ठंडा ही अनुभव हो, 14-15 डिग्री से कम टेम्परेचर नहीं रहेगा, पर 5 डिग्री की तुलना में क्या है? ये गर्म है, ठीक है। -1 डिग्री की तुलना में 2 डिग्री गर्म है, ठीक है। इसी आधार पे इस क्षेत्र की जो नॉर्वेजियन जलधारा है, इरमिंजर जलधारा है, इनको तुलनात्मक रूप से गर्म जलधारा की श्रेणी में रखा जाता है, ठीक है। परंतु जब वो फिर से मूव करके अफ्रीका तट का अनुसरण करते हुए नीचे आती है, किनारे की जलधारा जो हम लोग कहते हैं, उस समय तक वो पूरी तरह से ठंडी हो चुकी होती है। इसीलिए किनारे की जलधारा को हम लोग ठंडी जलधारा में रखते हैं, ठीक है। अभी मत लिखिए, ये सब चीजें बहुत आसान है, अभी आपको दे देंगे। देख रहे पूरा लिस्ट ही तैयार है, क्यों सोच रहे हैं? हो सकता है ये पीडीएफ बन नहीं पाया, नहीं तो ग्रुप में चला जाता। अब तो ये एक पॉइंट था कि पृथ्वी की परिभ्रमण की गति और भूमध्य रेखीय वाला कंडीशन। इसके बाद की अगर हम बात करें, जो दूसरा पॉइंट है, दूसरा पॉइंट में प्रेशर बहुत मायने रखता है, ठीक है। और ऑलरेडी हम पहले के क्लास में आप लोग को ऑलरेडी कई बार बोल चुके हैं कि जलधारा की उत्पत्ति हो, महासागर का नामांकन हो और क्षेत्रीय सागर का नामांकन हो, ठीक है। इसके लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार कारक कौन है? पानी की, जल का घनत्व और वहां पर पाए जाने वाले लवणता की मात्रा, ठीक है। अगर ओवरऑल देखा जाए तो सारे के सारे एक दूसरे से जुड़े हैं, चाहे प्रशांत महासागर हो, चाहे अटलांटिक महासागर हो, चाहे हिंद महासागर हो, सब कहीं ना कहीं जुड़े हैं, किसी के बीच कोई दीवार नहीं है। तो फिर हम कौन सी एक ऐसी घटना के कारण इन्हें अलग अलग नाम देते हैं या अलग अलग क्षेत्र तक इनकी पहुंच को सुनिश्चित कराते हैं? उसके अलावा जिस ओशियन से भी रिलेटेड, जिस महासागर से भी रिलेटेड जो क्षेत्रीय सागर है, जैसे हिंद महासागर में हम लोग अरब सागर देख रहे हैं, बंगाल की खाड़ी देख रहे हैं, फारस की खाड़ी देख रहे हैं, ठीक है, लाल सागर देख रहे हैं, ये सब जितने भी हैं ये इसके एक छोटे छोटे क्षेत्रीय सागर हो गए। इसी तरह से प्रशांत महासागर में बहुत सारे सागर आपको देखने को मिलेंगे। तो तुलनात्मक रूप से इन चीजों को अगर आप देखते चलेंगे तो यही आधार तय होगा कि अलग अलग कंडीशन में कैसे ये डेवलप होते हैं और इसका नामांकन कैसे किया जाता है। तो दूसरा मैंने बताया पॉइंट, घनत्व और घनत्व और तापमान तो ऑलरेडी बताए ही हैं, पर एक और मूलभूत कारक हैं और वो है दबाव।
प्रेशर। ठीक है, जिस प्रकार वायुमंडलीय दबाव स्थलीय खंड पे लगता है, हमारे ऊपर भी लग रहा है वायुमंडल का दबाव। कितना है? स्थलीय खंड पे वायुमंडल का जो दबाव लगता है वो कितना है? नोट कीजिए, ढूंढिए सब, तुरंत नोट कीजिए, होमवर्क की सब, अभी मत ढूंढिएगा कोई, होमवर्क नोट कीजिए। वायुमंडलीय दाब सब यहीं पे बता देंगे तो फिर आप लोग घर पे कुछ भी नहीं कीजिएगा जाके। ठीक है, तो जो हमारे ऊपर दाब लग रहा है यही दाब समुद्री सतह पर भी, सागरीय सतह पर भी लग रहे होंगे। ठीक है, तो ये जो सागरीय सतह पर लगने वाले जो दबाव हैं, उसी दबाव के कारण और उसी दबाव के कारण जो डेंसिटी जिस पानी की अधिक होती है, जिसमें लवणता की मात्रा अधिक होती है, तो वो पानी धीरे धीरे नीचे की ओर बैठती है। ठीक है, और जब नीचे की ओर वो पानी बैठ रही है तो ऊपर वाला जो भी स्थान खाली हो रहा है उस स्थान को भरने के लिए जो तुलनात्मक रूप से हल्की जल होंगे, कम लवणता वाले जल होंगे या कम गर्म जल होंगे, वो जल उस स्थान को भरने के लिए पुनः आकर्षित होंगे। ठीक है, नेक्स्ट है पवन। पवन का प्रभाव ऑलरेडी हम बता ही चुके हैं कि किस प्रकार पवन, अगर व्यापारिक पवन है तो किस प्रकार वो जलधारा को लेकर के आगे बढ़ रही है, पछुआ पवन है तो किस प्रकार वो पछुआ पवन अपने स्ट्रक्चर में, मतलब जहां पर वो बह रही है, ठीक है, 30 से लेकर के 50 वाले क्षेत्रों में, वहां से लेकर के कैसे, 30 से नहीं मतलब 50 से लेकर के 60 वाले क्षेत्रों में कैसे वो लेकर के उसे वापस आ रही हैं। पछुआ पवन का अगर मेन रीजन देखा जाए तो 45 से ऊपर है, 45 से 60 साढ़े 66 के बीच में आप मान सकते हैं, क्योंकि 30 डिग्री तक वाले क्षेत्र में तो व्यापारिक पवन ही है और 30 डिग्री पूरा है, ये 30 डिग्री नॉर्थ से लेकर के 30 डिग्री साउथ तक का एरिया। ठीक है, विषुवत रेखा ऑलरेडी इसमें समाहित हो जाता है 0 डिग्री, परंतु इसी 0 डिग्री से लेकर के 5 डिग्री नॉर्थ, 5 डिग्री साउथ, इन क्षेत्रों को हम लोग डोल्ड्रम के रूप में जानते हैं। इसकी चर्चा हम अभी इसलिए नहीं कर रहे हैं कि आगे जब हम लोग साइक्लोन पर आएंगे तो उस समय इनकी चर्चा हम लोग करेंगे वहां पर। ठीक है, नेक्स्ट एक पॉइंट लिखेंगे, वाष्पीकरण एवं वर्षा, मतलब इवोपोरेशन एंड रेनफॉल। अब देखिए वाष्पीकरण एवं वर्षा क्यों है ऐसा। वाष्पीकरण में क्या होता है? वाष्पीकरण में क्या होता है? पानी गायब हो जाती है, सिंपल, और क्या, इसके अलावा कुछ होता है? तो वाष्पीकरण अगर निरंतर हो रहा है, ठीक है, अगर मरुस्थलीय क्षेत्र में हम लोग देखते हैं कि वाष्पीकरण के कारण वहां पर जो झील है वो नमकीन झील के रूप में तब्दील हो जाते हैं। कैसे? जैसे अगर जो पानी हम लोग पी रहे हैं, इस पानी में भी लवणता की मात्रा होती है, परंतु बहुत कम माइक्रो लेवल पे होती है। ठीक है, मान लिए कि एक बड़ा सा हम ड्राम लिए हैं, ठीक है, और इत्तेफाक से विषुवत रेखा के जस्ट ऊपर 0 डिग्री के ऊपर ही हमारा कुछ ऐसा लोकेशन था कि एक प्लॉट मिला था, वहीं पे हम रह रहे हैं। 0 डिग्री के रहने का कारण ही है कि उसका स्ट्रक्चर थोड़ा बॉडी पे भी असरदारक कारक होता है, मेलानिन की मात्रा ज़्यादा बनती है। ठीक है, तो बॉडी का रंग भी सांवला काला सब हो जाता है। तो मान लीजिए कि विषुवत रेखा क्षेत्र में आपने एक बड़ा सा ड्राम ले रखा है, पानी डाल रखा है, एकदम फ्रेश वाटर। ठीक है, सूर्य की किरणें पड़ी, 2 दिन 4 दिन 8 दिन 10 दिन 15 दिन, जितना दिन में भी पड़ सकती थी पड़ी, पूरा का पूरा पानी साफ। 10 दिन बाद 20 दिन बाद आप गए देखने के लिए, पानी था नहीं, आपने फिर भर दिया पानी, फिर 20-25 दिन के अंतराल पे पानी साफ, फिर भरे, फिर गायब, फिर भरे, फिर गायब। जब ऐसी क्रियाएं आप 8-10 बार जब कर चुके होंगे तो फिर आप नीचे में देखेंगे कि कुछ ना कुछ एक लेयर नजर आ रहा है। ठीक है, ऐसे तो देखने में लगेगा कि लगता है धूल वगैरह है, पर थोड़ा जब स्पर्श करेंगे उसे तो लगेगा कि ये धूल नहीं, नमक के कण टाइप के हैं या नमकीन है। पर ये निकला कौन सा? इसी फ्रेश वाटर में से। तो अगर मरुस्थलीय क्षेत्र में इस प्रकार के फ्रेश वाटर की कोई झील रहती है, ठीक है, और अगर नहीं भी रहती हैं तो जो भी झीलें हैं, अगर उन झीलों में पानी की आपूर्ति का कोई सोर्स बना हुआ है, ठीक है,
तो पानी की आपूर्ति भी हो रही है, और चूंकि मरुस्थल रीजन है, अत्यधिक तापमान है, तो बारिश पानी के जो क्षेत्र है वो वाष्पीकरण के रूप में उड़ेंगे भी। पानी की आपूर्ति भी हो रही है, उड़ भी रहे हैं, आपूर्ति भी हो रही है, और यही प्रोसेस से धीरे धीरे इन क्षेत्रों में जो झील होते हैं उनमें लवणता की मात्रा बढ़ जाती है। इससे भी अभी यूपीएससी ने एक क्वेश्चन पूछा। देखिए कितना आसान आसान क्वेश्चन पूछता है। नहीं, ऐसे ही लोग डरा के रखते हैं, यूपीएससी यूपीएससी यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। पर अगर नॉर्मली कंडीशन में हम उसे लेकर के आगे बढ़ेंगे तो बहुत टफेस्ट नहीं होगी। सिर्फ आप मानसिक तौर पे मजबूत हों और स्टेबिलिटी के साथ क्वेश्चन को पढ़ करके उसे सॉल्व करें, नहीं तो वो दिमाग का खेल खेलती है। आज अभी जो 3-3.5 घंटे का क्लास था उसमें हम लोगों ने सिर्फ यही समझने का प्रयास किया, सिर्फ दिमाग का खेल खेलती है शब्दों के माध्यम से, और हेरा फेरी करके जिसको बोलना रहेगा एक शब्द में वो जानबूझ के बोलेगी 5 शब्द में, ठीक है। और जब आप मेंस में 5 शब्द एक्स्ट्रा दे दीजिएगा तो फिर बोलेगी इतना लंबा आंसर कैसे लिख दिया, उतना तुम जगह ही नहीं दिए, 250 शब्दों में लिखना ही था, ठीक है। और जगह इतना सा देगा 250 शब्दों में लिखने के लिए, क्योंकि ऊपर में क्वेश्चन, फिर 250 शब्द लिखने पर स्पेस, फिर एक नया क्वेश्चन, फिर स्पेस। ये यूपीएससी के कॉपी का पैटर्न है, और इसी पैटर्न पे आपसे बोलती है कि कम लिखो, और अपने ऑब्जेक्टिव में भी इतना बड़ा बड़ा क्वेश्चन दे देती है कि जब तक आप पहला लाइन पढ़ेंगे और पढ़ते हुए जब तक लास्ट तक पहुंचेंगे, पहला लाइन साफ हो चुका होगा कि पूछ क्या रहा था, ठीक है। तो ये सिर्फ बहकाने वाली चीजें होती है, पूछता बहुत छोटा सा चीज है। नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें, घनत्व ऑलरेडी हम बता दिए, तापमान में अंतर लिख लीजिए, ये सब घनत्व, तापमान में अंतर, ये सब लिख लीजिए, काम आएंगे, क्योंकि इन सब चीजों को हम डिफाइन नहीं करेंगे। डिफाइन करते जब पूरा डिटेल क्लास होता तब, और उसकी आवश्यकता भी नहीं है यहां पर। ठीक है, और उसके बाद लिखिए तटीय अनुसरण, सबसे इंपॉर्टेंट। जैसे सपोज ये जो यहां पर जो तट है, जो गल्फ स्ट्रीम नॉर्थ की ओर मुड़ गई, तो क्यों मुड़ी? एक तो जो महाद्वीपीय क्षेत्र उसे मिल गया, उसी महाद्वीपीय क्षेत्र या तट का अनुसरण करते हुए निकल गई। सपोज यहां पर तट ना रहा होता, या ब्राजील, या मान लीजिए कि ये वाला जो हिस्सा है उत्तरी अमेरिका का, ये जितना ऊपर है उतना ही वो नीचे रहता, ठीक है, ये इतना ही नीचे रहता, और पनामा नहर वो सब तो छोड़ ही दीजिए, एक गैप बना रहता है इतना। तो ये जलधारा जो था ये सीधे अटलांटिक महासागर से निकल करके सीधे प्रशांत महासागर में प्रवेश कर जाता बिना कोई रुकावट के, और देखने में भी लगता है कि एक पाइपलाइन बना हुआ है यहाँ से, ठीक है। जैसे अगर आप प्रशांत महासागर वाला पूरा एरिया की बात करें तो देखिए कितना बड़े एरिया में है, ये पूरा प्रशांत महासागर का एरिया है, बहुत लंबा एरिया मिला है कूदने टहलने घूमने के लिए जलधारा को। बीच में से मान लीजिए कि विषुवत रेखा गुजर रही होगी, ठीक है, ये इंडोनेशिया वाला रीजन है, और इंडोनेशिया वाला रीजन से विषुवत रेखा गुजरती है, तो मान लिए समानांतर में कि ये विषुवत रेखा है, और कितना लंबा क्षेत्र मिल रहा है खेलने के लिए। नॉर्थ में भी बहुत लंबा क्षेत्र, साउथ में भी इतना लंबा लंबा क्षेत्र, टहल रहे हैं जलधारा अपने मर्जी से, ठीक है। और ये कंडीशन नॉर्थ की जलधारा, साउथ की जलधारा, ये दोनों जलधारा जो डेवलप होती है ये सिर्फ दो ही में होती है, ठीक है, वो अटलांटिक महासागर है और प्रशांत महासागर है। पर अगर हिंद महासागर की बात करें तो हिंद महासागर का स्ट्रक्चर में जलधारा का विकास केवल और केवल साउथ में होता है, क्योंकि नॉर्थ में जलधारा के विकास के लिए उपयुक्त कंडीशन ही नहीं है, जल ही नहीं है, स्थलीय भाग की बहुलता है, जिसके कारण नॉर्थ में यहाँ पर जलधारा के बजाय क्या मानसूनी तरंगों का विकास होता है, ठीक है, और बाद में वही मानसूनी तरंगे
भारतीय क्षेत्र में कृषि के लिए जुआ भी साबित होती हैं। और ऑलरेडी मेंस में बीपीएससी ने अनगिनत बार ये सब क्वेश्चन पूछ रखे हैं, और जीएस में पूछ रखे हैं। ज्योग्राफी में जो पूछे हैं तो वो अलग ही चीज़ है, जीएस में पूछ रखे हैं। ठीक है, समझ में आया यहाँ तक? तो अब आगे लिख लीजिए, जलधाराओं के प्रकार। दो प्रकार होते हैं, गर्म और ठंडा। ठीक है, क्लियर नजर आ रहा है? विजुलाइज है? ठीक है। तो जलधारा कितने प्रकार की होती है? दो, गर्म और ठंडी। ठीक है, तुलनात्मक रूप से भी जो हम लोग अध्ययन कर रहे हैं वो सिर्फ अपने समझने के लिए है। ज्योग्राफिकल टर्म में वो गर्म है तो गर्म है, ठंडी है तो ठंडी है। ठीक है, तो गर्म जलधारा को दो लाइन लिख लीजिए। जिन जलधाराओं का जल उनके दोनों किनारों के जल से अधिक गर्म होता है। जिन जलधाराओं का जल उनके दोनों किनारों के जल से अधिक गर्म होता है वे गर्म जलधाराएं कहलाती हैं। वे गर्म जलधाराएं कहलाती हैं। ये जलधाराएं भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर, ये लाइन है ऑलरेडी